T टेम्परेचर है, Ma क्या है, इस A अणु का जो मास है वो Ma है, B अणु का मास है वो Mb है। तो ये इनके बीच में टक्करों की संख्या है। तो टक्करों की संख्या पता होगा तो सभी टक्करों से उत्पाद नहीं बनते हैं, सभी टक्करें प्रभावी टक्कर नहीं होती। प्रभावी टक्कर के लिए अभी बताया कि टक्कर आमने सामने की हो, उचित अभिविन्यास हो, तभी जाकर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि आमने सामने की टक्कर हो, जबरदस्त टक्कर होगी तभी प्रोडक्ट का निर्माण होगा, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो तभी प्रोडक्ट बनेगा जब टक्कर प्रभावी हो। यानी कि अभिक्रिया का वेग बताना हो अपने को, अभिक्रिया ये अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग है वो किसके बराबर होगा, टक्करों की कुल संख्या इनटू प्रभावी टक्करों की संख्या, प्रभावी टक्करों की संख्या। यानी टक्करों की कुल संख्या को आप प्रभावी टक्करों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग को मैं कह दूं रेट टक्करों की कुल संख्या को कहा है ZAB, और प्रभावी टक्करों की संख्या होती है वो e⁻ होती है। तो ये रेट निकालना बहुत ही सरल काम है। रेट निकालने के लिए टक्करों की कुल संख्या को प्रभावी टक्करों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अभिक्रिया की रेट आ जाती है। यहाँ पर ZAB का मान अपने को पता लग गया कि ZAB क्या होता है, NA/NB सिग्मा AB की स्क्वायर 8π/kT 1/Ma + 1/Mb की पावर 1/2। तो यहाँ पर Z का मान रख दें तो रेट क्या आ जाएगी। तो देखो रेट = ZAB का मान क्या होता है कि NA/NB सिग्मा AB की स्क्वायर 8π/kT 1/Ma + 1/Mb की पावर 1/2। ये तो सिग्मा AB आया है, इसको प्रभावी टक्करों की संख्या ZAB आया यानी कि टक्करों की संख्या है, इसको प्रभावी टक्करों की संख्या से गुणा कर दिया जाए यानी कि e⁻ से गुणा कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगी, अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, ये अभिक्रिया का वेग आ जाएगा। इसके साथ साथ अभिक्रिया के वेग को निकालने का दूसरा तरीका ये हो सकता है, गुलबर्ग और वागे के नियम से निकाल लें कि A और B क्रिया कर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी A की सांद्रता और B की सांद्रता के समानुपाती, और समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है। तो रेट = क्या हो जाएगा, के ये साम्य नियतांक है। ध्यान देना ये छोटा के था, ये वोल्टेज में नियतांक था, और ये के साम्य नियतांक है 1 और B। इसको आप समीकरण नंबर 1 नंबर की समीकरण दे दो, इसे समीकरण नंबर 2 कह दो। दोनों ही रेट को बता रही है, यानी कि समीकरण 1 भी रेट को बता रही है और समीकरण नंबर 2 भी रेट को बता रही है। तो समीकरण 1 व 2 को बराबर रख दें, तो समीकरण 1 व 2 को बराबर रख दें कर मान ज्ञात किए जा सकते हैं के का। तो आपने अभिक्रिया के वेग की 2 समीकरण ज्ञात की, क्या थी कि एक तो ये ज्ञात किया कि रेट = क्या है, ZAB AB इंटू e⁻ यानी कि रेट = ZAB का मान क्या है, NA/NB सिग्मा AB की स्क्वायर 8π/kT 1/Ma + 1/Mb की पावर 1/2। और इसको प्रभावी टक्कर, ये तो टक्करों की संख्या थी, प्रभावी टक्करों की संख्या से गुणा किया EA/RT, तो ये क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन हो गई। दूसरा रेट लिखने का तरीका गुलबर्ग और वागे के अनुसार कि के
ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, और यहाँ पर रेट है कि ए की सांद्रता को अपने Na से दर्शाया है और बी की सांद्रता को Nb से दर्शाया है। Na क्या है? इकाई आयतन में ए के मोल। Nb क्या है? इकाई आयतन में बी के मोल। और इकाई आयतन में मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? सांद्रता कहा जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 कहा है, इसको समीकरण नंबर 2 कहा, इसको कह दो, इसको कह दो, ये की बात है तो इसे समीकरण नंबर 2 कह दिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लो, तो यानी कि दोनों रेट के इक्वल है तो दोनों को बराबर रख दो। यानी कि ये रेट है, ये भी रेट है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो यानी कि के एन ए एन बी किसके इक्वल है? एन ए एन बी सिग्मा ए बी की स्क्वायर 8 पाई के टी 1/ma प्लस 1/mb की पावर 1/2 e की पावर माइनस EA/RT है। Na Nb एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। Na से Na गया, Nb से Nb गया, तो बचा क्या? K बराबर सिग्मा ए बी की स्क्वायर 8 पाई के टी 1/ma प्लस 1/mb की पावर 1/2 e की पावर माइनस EA/RT। तो यहाँ से के का मान निकाल सकते हैं, और के पता हो तो अभिक्रिया के वेग की व्याख्या है वो आसानी से कर सकते हैं। और यह समीकरण आर्यनीय समीकरण से मिलती जुलती है। आर्यनीस ने क्या कहा था कि आर्यनीस ने कहा था कि के बराबर ए ई की पावर माइनस EA/RT। आर्यनीस की समीकरण क्या थी? के बराबर ए ई की पावर माइनस EA/RT। तो यहाँ पर अपने टी को बाहर निकाल लें, तो देखो इस पूरे की पावर क्या है? 1/2 है। इसका मतलब 8 की पावर 1/2 है, पाई की सभी की पावर 1/2 है। तो टी को बाहर निकाल लें, तो टी की पावर क्या आएगी? टी को बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा? टी की पावर भी क्या आएगी? 1/2, क्योंकि सबकी पावर 1/2 है। टी को बाहर निकाला तो टी की अलग से लिख दिया, तो टी की पावर 1/2 होगी। और इस पूरे को अपने क्या लिख दें? एक नियतांक है, ये चेंज नहीं होने वाली चीज़ है, सभी कुछ नियतांक है। 8 नहीं बदल सकता, पाई 22/7 होता है, ये वोल्ट्स में नियतांक होता है। M1 M2 किस कोई भी जो जिसका अपने टक्कर कर रही है उनके द्रव्यमान चेंज समय के साथ साथ नहीं होती, यानी कि ये नियतांक है। तो बचा क्या कि के बराबर है सिग्मा ए बी की स्क्वायर, इसे ए डैश कह दूं मैं, ए डैश टी की पावर 1/2 ई की पावर माइनस EA/RT। यानी कि इतना सौदे को अपने क्या कह दिया है? ए डैश कह दिया। तो ए डैश बराबर क्या है? 8 पाई के 1/ma प्लस 1/mb की पावर 1/2। तो ये आर्यनीय समीकरण से मिलती जुलती समीकरण है। देखो आर्यनीय समीकरण क्या थी? के बराबर ए ई की पावर माइनस EA/RT। यहाँ पर अपने को क्या पता चल रहा है? ये तो ए है, इसको अपने ए डैश कहा है, यानी कि ए बराबर क्या है? ए डैश टी की पावर 1/2। ए डैश टी की पावर 1/2 को अपने ए कह दें तो ये आर्यनीय समीकरण से मिलती जुलती समीकरण है। इसका मतलब आर्यनीय समीकरण सही है। इसका अर्थ ये है कि टक्कर सिद्धांत से भी डाटा है वो सही प्राप्त होते हैं। ये तो जब दो अलग अलग क्रिया कारक थे उनके बीच में टक्कर थी, यानी कि ये तो तब थी जब ए और बी के बीच में टक्कर हो और कोई प्रोडक्ट बने। ऐसा भी हो सकता है कि ए के साथ क्रिया हो और प्रोडक्ट बने, तब टक्कर सिद्धांत क्या कहता है? तब ए और ए के अपने
ए और बी के बीच में टक्करों की कुल संख्या बता दें कि क्या थी, जेड ए बी। तो अपने अब क्या कहते हैं, जेड ए ए। जेड ए बी का मान क्या था, एन ए एन बी था, यहाँ पर एन बी की जगह एन ए आ गया। सिग्मा ए बी की स्क्वायर था तो सिग्मा ए ए की स्क्वायर, या सिग्मा ए की स्क्वायर कह दो, एक ही बात है। 1 एम ए प्लस 1 एम बी था, यहाँ पर एम ए ही आ गया क्योंकि एक जैसी क्रिया कारक है। की पावर क्या है, सॉरी 8 पाई के टी लिखना भूल गए, तो लिखो 8 पाई के टी पहले, कि सिग्मा 8 पाई के टी 1 एम ए प्लस 1 एम बी की जगह अपने को 1 एम में लिखना है, की पावर 1/2। ये टक्करों की कुल संख्या थी एन ए एन बी। देखो एन ए ये थी जेड ए बी का मान, एन ए एन बी सिग्मा ए बी की स्क्वायर 8 पाई के टी की 1/एम ए प्लस 1/एम बी की पावर 1/2। यहाँ पर एम बी की जगह भी क्या आ गया है, एम ए आ गया है, जब क्रिया कारक सेम हो। तो यहाँ पर एम ए आ गया, यहाँ पर एम ए आ गया, तो क्या आ गया अब, जेड ए ए का मान कितना हो गया है, एन ए की स्क्वायर सिग्मा ए की स्क्वायर 8 पाई के टी 1 एम ए प्लस 1 एम ए, तो क्या हो जाएगा 2 एम ए, 2 एम ए, और 2 है तो 8 2 कितना हो गया 16 एम ए, और इसकी पावर क्या है 1/2 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 की 1/2 कितनी हो जाएगी, 16 का √4, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 एन ए सिग्मा ए की स्क्वायर और पाई के टी अपॉन एम ए की पावर क्या होगी 1/2। तो आपने क्या किया है, बस पहले वाली समीकरण में तो a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट था, यानी कि a ने क्रिया की थी यहाँ पर तो b के साथ तब प्रोडक्ट बन रहा था। अब की बार a ने a के साथ क्रिया की है तब प्रोडक्ट बना है, तो बस अपने को कुछ नहीं करना, एन बी की जगह एन ए कर दिया और एम बी की जगह एम ए कर दिया, तो ये समीकरण ये आ गई है, यानी कि a और a के बीच में कुल टक्करों की संख्या ये हो गई है। यदि रैट निकालनी हो अपने को तो टक्करों की संख्या को प्रभावी टक्करों के से गुणा कर दें, तो रैट इज इक्वल टू क्या होता है, जेड को प्रभावी टक्करों की संख्या से गुणा कर दें, और प्रभावी टक्करों की संख्या क्या होती है ई ए अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ये इसको रैट बनाना हो, जेड ए ए आ गई है, इसको रैट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, टक्करों की संख्या तो आई है, प्रभावी टक्करों का अंश क्या होता है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी से गुणा कर दें, तो ये क्या आ जाएगी, रैट आ जाएगी। दूसरा तरीका रैट का, कि रैट लिखने का तरीका क्या हो सकता है, गुलवर्ग और वाक्य के अनुसार। गुलवर्ग और वाक्य क्या कहता है कि a प्लस ए इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट है, में बदल रहा है, तो रैट क्या हो जाएगी, ए की स्क्वायर के समानुपाती, यानी कि ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, सॉरी ए की सांद्रता और ए की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती, एक और ए का गुणनफल क्या होगा, ए की स्क्वायर होगा, तो ए की स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगी रैट। और समानुपाती का निशान हटा दें तो क्या लगा देते हैं, अपने नियतांक लगा देते हैं, तो यहाँ पर नियतांक लगा दिया है के, तो रैट है वो क्या हो जाएगी, के ए की स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पर इकाई आयतन में मोलों की संख्या को सांद्रता कहा जाता है, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपने एन ए, तो क्या आ जाएगा एन ए की स्क्वायर आ जाएगा। तो रैट बराबर के, रैट बराबर क्या लिख सकते हैं, के एन ए की स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 3 कह दो, इसको समीकरण नंबर 4 कह दो, समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दो, तो दोनों ही रैट की इक्वल है। यहाँ पर रैट बराबर ये है और यहाँ पर रैट बराबर ये है, तो समीकरण 3 व 4 को इक्वल रखकर आप के का मान निकाल सकते हो, यानी कि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मान निकाल सकते हो। तो समीकरण 3 ये आ गई और समीकरण 4 ये आ गई, दोनों रैट की इक्वल है, तो दोनों की तुलना कर लेंगे। तो रैट बराबर रैट है, इसका मतलब कि ये एन ए की 2 बराबर क्या है, ये सोदा है, तो इसको लिख दो आप कि के
Na की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या है 4 Na सिग्मा A की स्क्वायर 4 Na सिग्मा A की स्क्वायर पाई के टी अपॉन Ma की पावर 1/2 e की पावर माइनस EA अपॉन RT हो गया। अब देखो जो कटता है इसको काट दो, Na की स्क्वायर से यहाँ पर Na की स्क्वायर है ये ध्यान दें कि ये Na और Na का गुणा हुआ तो Na की स्क्वायर, तो ये Na की स्क्वायर है तो 4, ये 4 तो ये आया है, इसकी पावर 1/2 है तो ये 4 आ जाएगा। 4 Na है तो ये Na की स्क्वायर है, तो Na की स्क्वायर है तो यहाँ पर ये Na की स्क्वायर रहेगा और Na की स्क्वायर से Na की स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या, K इज इक्वल टू 4 सिग्मा A की स्क्वायर पाई के टी की पावर पाई के टी अपॉन MA, तो ये मास MA है, केवल एक ही प्रकार की है तो MA कह दो चाहे M कह दो, एक ही बात है वो तो, की पावर 1/2 e की पावर माइनस EA अपॉन RT। इसी में से T को इस पूरे की पाई की पावर भी 1/2 है, K की पावर भी 1/2 है, T की पावर भी 1/2, M की पावर भी 1/2 है, तो T को अलग से निकाल लें तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 4 सिग्मा A की स्क्वायर पाई K अपॉन MA की पावर 1/2, T को बाहर निकाल लिया तो T की पावर क्या आएगी 1/2 e की पावर माइनस EA अपॉन RT। और इसको एक नियतांक कहते हैं अपने A, तो K बराबर क्या हो जाएगा A डैश T की पावर 1/2 e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये वही आर्यनियस समीकरण से मिलती जुलती है कि आर्यनियस ने क्या कहा था, A डैश T की स्क्वायर को A कहा था, क्योंकि आर्यनियस की समीकरण क्या थी, तो ये तो टक्कर सिद्धांत से समीकरण आई है, और आर्यनियस ने क्या कहा था, K बराबर A e की पावर माइनस E अपॉन RT होता है। इसका मतलब A डैश T की स्क्वायर की जगह आर्यनियस क्या कहता है, A कहता है, तो वो नियतांक मात्रक A डैश T की स्क्वायर है वो A के बराबर माना आर्यनियस ने, यानी कि आर्यनियस से मिलती जुलती है। देखो आर्यनियस ने तो ये कहा था कि K बराबर क्या होता है A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। टक्कर सिद्धांत क्या कहता है, K बराबर A T की पावर 1/2 e की पावर माइनस EA अपॉन RT, यानी कि A डैश T की पावर 1/2 को क्या कहता है आर्यनियस, A कहता है। तो कुल मिलाकर ये आर्यनियस जैसी है कि A डैश T की पावर 1/2 को A कह दिया, E की पावर माइनस EA अपॉन RT। कई बार क्या होता है भाई, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, आती है क्या, यस। तो कई बार क्या होता है कि टक्कर होती है आमने सामने की तो भी प्रोडक्ट नहीं बनता, टक्कर होती है आमने सामने की तो भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका कारण क्या हो सकता है, इसको आप SN2 अभिक्रिया से समझो। SN2 अभिक्रिया आपके याद आई होगी वाल्टन प्रतिपन्न वाली, कि ये मान लो कोई भी, यहाँ पर बताता हूँ मैं, ये कोई एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का मतलब कार्बन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा है, मान लो ब्रोमीन जुड़ा है, और यहाँ पर कोई समूह जुड़े हैं, मान लो हाइड्रोजन है, कोई CH3 है, कोई CH2 CH3 है, यानी कि किरेल कार्बन है। ये किरेल कार्बन की खास बात क्या होती है, जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा जुड़ी हो, ऐसी कार्बन को किरेल कार्बन कहा जाता है। यानी कि ये ऐसा है, इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर C2 एथाइल है, और यहाँ पर मेथाइल है, और इसके साथ क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। आप जानते हो कि ब्रोमीन की विद्युत ऋणता
2.8 होती है, जबकि कार्बन की 2.5 होती है। ब्रोमीन की विद्युतीनता ज़्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ रहते हैं, तो ब्रोमीन पर माइनस और इस पर चार्ज क्या आ जाता है, प्लस का आ जाता है। इसके साथ कोई जुड़ने के लिए OH माइनस आया, यानी कि कोई ये नाभिक स्नेही आया। नाभिक स्नेही किसे कहा जाता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसे नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो नाभिक स्नेही से जुड़ने के लिए आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, यानी कि टक्कर हुई आमने सामने की, आमने सामने की टक्कर हुई। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, धाम आमने सामने की टक्कर हुई, लेकिन कोई प्रोडक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि इनके बीच में पहले से ही प्रतिकर्षण होना शुरू हो गया था। इस पर माइनस और इस पर प्लस है, ये टक्कर तो कर रहे हैं, बेमन से कर रही है, यानी कि ये पहले से ही कह रहा है भाग जा वापिस, ये कह रहा है भाग जा वापिस, यानी कि टक्कर आमने सामने की हो रही है, लेकिन प्रतिकर्षण होने के फलस्वरूप इनमें क्या हुआ, कोई प्रोडक्ट नहीं बना। नो प्रोडक्ट, ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि माइनस के पास माइनस आएगा, एक जैसे के पास एक जैसा आएगा, तो समान आवेशों के मध्य तो प्रतिकर्षण होता है, यानी कि समान के मध्य तो दुश्मनी होती है, एक दूसरे को दूर भगा दिया तो प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन OH माइनस ने हार नहीं मानी कि सीधे तरीके से नहीं, तो कई बार चोर चोरी करता है, सीधा चोरी नहीं कर पाता तो वो पीछे से आता है। तो इसी प्रकार से अब की बार OH माइनस आया, वो पीछे से आया। पीछे से आने को अपने बैक अटैक कहते हैं, कि ये पीछे से आक्रमण कर दिया है, बैक अटैक। तो अपने पहले भारतीय राजा थे, वो पीछे से आक्रमण नहीं करते थे, तो लेकिन OH माइनस आया है, ये पीछे से आया है, इसने क्या कर दिया है, बैक अटैक कर दिया है। बैक अटैक के फलस्वरूप क्या हुआ, ये पीछे से आया, तो यहाँ पर क्या था, ब्रोमीन की विद्युतीनता ज़्यादा होने के कारण इस पर माइनस था, इस पर प्लस था, और पीछे से आया तो इस पर माइनस है और इस पर प्लस। ओहो, प्लस और माइनस के बीच में क्या हुआ, आकर्षण हुआ। इधर से आया है तो कि आओ स्वागत है, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण हुआ है, क्या जा बुला लिया इसको, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन हुआ है। अट्रैक्शन होने के कारण इसने क्या कर दिया, पीछे से आक्रमण कर दिया, बैक अटैक कर दिया, क्योंकि कार्बन यहाँ पर गद्दार निकल गया है, इससे बुला लिया है कि आ जाओ कोई बात नहीं। तो आक्रमण किया कि जैसे जैसे ब्रोमीन तो इसको नहीं आने दे रहा था, ब्रोमीन पर माइनस था, इस पर भी माइनस था, इसने नहीं आने दिया, लेकिन पीछे से आक्रमण किया तो इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो यहाँ पर बैक अटैक हुआ है। ये कार्बन रहा, कार्बन पर धनावेश है। जैसे जैसे OH माइनस आ रहा है तो ब्रोमीन अब नाराज हो गया कि अरे मैंने तो भगाया था, तूने बुला लिया। तो अब ब्रोमीन क्या हो रहा है, जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और ये विन्यास है। अब देखो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था पहले, और sp3 था तो जियोमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल थी। तो आप जानते हो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, लेकिन अब वो बातें अब ना रही, वो बातें अब ना रही। अब पहले sp3 था, अब क्या हो गया है, ज्योमेट्री sp2 हो गई है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्यामिति आप जानते हो कैसी होती है, समतल त्रिकोणीय है, हाइड्रोजन यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, एक एथाइल यहाँ, ज्योमेट्री हो चुकी है इनकी समतल त्रिकोणीय है। या फिर आप ऐसे बता दो ये आगे की ओर है, तो ये को किधर है, ये पीछे की ओर है, एक आगे की ओर है तो एक ये पीछे की ओर है। तो इस प्रकार से वो चाह रहा है। तो इस अवस्था को कहा जाता है जब नए बंध बन रही हैं, पुराने बंध टूट रही हैं। जब नए बंध बनते हैं, पुराने बंध टूटते हैं, तो इसे कहा जाता है ट्रांजिशन। इसे कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि संक्रमण अवस्था। तो यहाँ पर संक्रमण अवस्था का निर्माण हो चुका है, ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है। और लास्ट में क्या होगा, Br बाहर जा रहा है तो बाहर जाता ही जा रहा है, तो Br तो कहाँ चला गया, बाहर चला गया रूट कर। और ये कार्बन है वो OH माइनस आकर यहाँ पर जुड़ गया है, और इनका विन्यास है, यहाँ पर हाइड्रोजन था,
देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया था और ये इनका विन्यास है वो उल्ट चुका है, पहले जैसा विन्यास नहीं रहा है। पहले हाइड्रोजन था ऐसे, अब हो गया ऐसे। पहले CH3 था ऐसे, अब हो गया है ऐसे। तो ये यहाँ पर आ गया है CH3 और यहाँ पर आ गया है CH2 CH3। इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर CH2 CH3 लिख दोगे तो ये भी यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो ये तीनों समूह है का विन्यास पहले जैसा नहीं रहा है, बदल गया है। विन्यास बदल गया है। कैसे बदला? छतरी की बाती। पहले छतरी थी वो ऐसे थी, पहले छतरी थी, छतरी का रुख देखो ऐसे है। ये छतरी, छतरी का मतलब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला टाइप है। ये मान लो कोई छतरी है, ये छतरी को कोई हिस्से कोई पकड़े खड़ा है इस प्रकार से, या ऐसे मान लो कि कोई ऐसे इसको पकड़े खड़ा है। ये छतरी ऐसी है। अब छतरी का विन्यास है वो, कई बार क्या होता है, छतरी को धूप से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए रखते हैं अपने सिर के ऊपर। लेकिन जैसे ही कई बार तेज हवा चलती है या तेज बारिश से, हवा से ही तेज बारिश आ जाती है, जिसे अपने सामान्य भाषा में फाफड़डोमी का, तो ऐसी वर्षा हो जाए तेज हवा के साथ, तब क्या हो जाता है, छतरी पर ऐसी होती है वो कई बार ऐसी हो जाती है, छतरी का विनाश है वो उल्ट जाता है। अब देखो छतरी कैसी हो गई है। पहले छतरी थी वो ऐसे थी ना छतरी, अब छतरी का विनाश है वो ऐसा नहीं रहा है, वो बातें अब ना रही। तो अब छतरी का विनाश कैसे हो गया? छतरी है वो बेचारी ऐसे हो गई है, यहाँ पर कोई इसे पकड़े बैठा था, तो तेज हवा के कारण ये छतरी का विनाश उल्ट गया है। विनाश उल्टने को घटना को कहा जाता है वाल्डन प्रतिपन्न। वाल्डन प्रतिपन्न में क्या खास बात क्या होती है वो समझो। यदि क्रियाकारक D है, क्रियाकारक D या प्लस है, D या प्लस का मतलब यदि यह प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाता है, ये यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, यानी कि L या माइनस से घुमाता है। यानी कि ये तो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज, ये समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि प्रकाशिक गुणधर्म बदल जाते हैं। तो इस घटना को कहा जाता है वाल्डन प्रतिपन्न। यदि L या माइनस घुमाता, यदि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये बना क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने के गुणधर्म में क्या आ जाती है? परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार की घटना को वाल्डन ने खोजा था, इसे वाल्डन प्रतिपन्न कहा जाता है। वो तो यहाँ पर देखो विन्यास देखो ऐसे आ गया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सीधी टक्कर करता है तो प्रोडक्ट नहीं बनता, पीछे से टक्कर करता है तो प्रोडक्ट बनता है। यानी कि A बराबर AE की पावर माइनस E/RT है, उसमें भी K का मान सही नहीं आता तो ये गुणांक से गुणा किया जाता है। वो गुणांक क्या है? P। तो P क्या है? प्रायिकता गुणांक है। और इस अभिक्रिया के लिए P का मान क्या है? 1/2। ऐसे आएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पीछे से आ गया तो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि P का मान क्या हो गया? 1/2। P है वो प्रायिकता गुणांक है कि कैसे आए तो प्रोडक्ट बने, आगे से आएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पीछे से आएगा तो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि इसका मान हो गया P का मान 1/2।